सोच रहे हैं आप लोगों के पेपर से पहले एक बार और रिवाइज हो जाए। क्यों? पेपर है ना, तो 15 अप्रैल तक कुछ ना कुछ चलना है। वैसे तो ऑनलाइन चलता ही रहेगा, लेकिन पहले हो जाएगा। बहुत सारे लोग डाउट में ईएमआई पढ़ने के लिए आते हैं। अभी कल के दिन में छुट्टी थी, सभी आ रहे हैं ईएमआई, तो बोला जा रहा है ईएमआई क्लास में पढ़ाया जा रहा है। ऐसा क्यों कि पहले से पढ़ना शुरू कर रहे हैं? जल्दी के लिए ना, जल्दी। क्वेश्चंस करने थे क्या आज? क्लासेस जब तक आप पढ़ोगे आखिरी टाइम तक, एग्जाम के जब भी फिजिक्स का पेपर होगा ना, उसके एक दिन पहले तक क्लास लगेगी। हम लोगों का एम है कि आपको एग्जाम के एक दिन पहले तक, वो ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी पैटर्न पे, वो सारा कुछ मिले। तो क्वेश्चंस के लिए बोला था क्या डिस्कस करने को? कोई बात नहीं। तो कल भाई 50 क्या एक्सरसाइज 1 पूरी कर लेना। वैसे भी तुम लोग कम ही पूछते हो क्वेश्चंस, तो जो नहीं आए कोशिश ये करना कि जिसमें टाइम ज्यादा लगा हो, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड है, मैथमेटिकल है, वो तो खुद से करोगे। लेकिन जो भी क्वेश्चन हो किसी में टाइम कुछ ज्यादा लग रहा हो तो उसको जरूर पूछ लेना। तो उससे क्या होगा, शायद कुछ नया तरीका हो तो भाई उस तरीके से बताया जाएगा, अदरवाइज तो जो है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में हम लोग पढ़ेंगे डिवाइसेस के बारे में, कि बल्ब लगाया जा रहा है तो इसमें कितना पावर लॉस होगा, ब्राइटनेस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे, बल्ब फ्यूज कौन सा होगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम को भी स्टडी किया जाएगा। तो जो हम लोग पढ़ते हैं कि भाई हीट लॉस कैसे होता है, तो हीट लॉस का एक तरीका है कि अगर कोई हमने रेजिस्टेंस ले रखा है, और जब हम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई बैटरी कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड हुआ, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या इलेक्ट्रॉन अब एक्सेलरेटेड होके आयन से टकराएंगे, एटम से टकराएंगे। तो क्या टकराने में ये मोमेंटम का ट्रांसफर करेंगे? कंटिन्यूअसली टकराने की वजह से क्या ये हीट अप होता जाएगा? तो हीट होगा तो वही जो आपको जनरेट होता है उसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। वायर हीट अप क्यों हुआ? तो हम ये बोलते हैं कि अगर किसी वायर पे जिसका रेजिस्टेंस आर का है, टी टाइम के लिए करंट का फ्लो कराया जाए, तो जो हीट लॉस होता है वो कितना होता है? आई स्क्वायर आर टी, एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या हो जाएगा, क्या इसको हम लोग वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी लिख सकते हैं, या फिर वी आई टी भी लिखा जा सकता है। तो ये तो हीट लॉस हो गया। अगर पावर लॉस अक्रॉस रेजिस्टेंस पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? क्या एच बाई टी, पी कितना हो जाएगा? आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाई आर और वी आई। तो अब करना क्या है, इन दो फॉर्मूलों का हम लोग ज्यादातर यूज करेंगे। जब कभी सीरीज में कंपैरिजन कराना होगा तो करंट सेम होता है तो हम इसको लेकर चलेंगे पावर के बारे में। और जब कभी पैरेलल में आएगा बल्ब वाला केस या कोई भी डिवाइस का, तो हम लोग वी स्क्वायर बाई आर का। तो कोई रटे नहीं कि भाई इसमें ऐसा ही होता है, इसमें ऐसे ही होता है, उसको समझ लो इत्मीनान से, जैसी कंडीशन हो। अब रटा हम लोगों ने कुछ और, पेपर में जो आया उसमें 6 बल्ब लगा के दे दिए बीच में सॉल्टिंग वायर करके, तो रटा रटाया तो काम नहीं चलेगा ना, तो उसको समझना पड़ेगा पूरा। तो ये हो जाएगा आपका पावर लॉस अक्रॉस रेजिस्टेंस। अब आई का करंट टी टाइम, जितना ज्यादा टाइम ड्यूरेशन होगी उतना ज्यादा इसके अक्रॉस पावर लॉस आएगा। अरे आएगा ना, हीट लॉस आएगा, और पावर लॉस भी उसी के पैटर्न पे ही तो निकलेगा पर यूनिट टाइम के लिए। तो अब अगर आपसे बोला जाए मैक्सिमम पावर लॉस या मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम की बात कर रहे हैं, तो हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर ले लिया और इसके क्रॉस एक बैटरी कनेक्ट करी जिसका ईएमएफ ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर का है। आपसे पूछा जा रहा है इसमें मैक्सिमम पावर कितना होगा, मैक्सिमम पावर होने के लिए कंडीशन क्या होगी, इस सभी को देखना है। तो इसके लिए ये आइडियल हो गया मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम को बताने के लिए। तो अब मेरे से पूछा जा रहा है इसमें मैक्सिमम पावर बताइए। तो जब कभी भी फिजिक्स में हो या कहीं भी ऐसे क्वेश्चंस देखें, फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम क्या होगी, क्या करते हैं? पहले तो इसका फोर्स निकालेंगे या यहाँ पे पावर निकालेंगे, फिर डीपी अपॉन डी आर करेंगे, क्या डेरिवेटिव लेंगे, जीरो करेंगे, तो कंडीशन आ जाएगी मैक्सिमम पावर के लिए। अरे आ जाएगी ना। और वो जो कंडीशन आ रही है उसको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें मैक्सिमम पावर पता चल जाएगा। तो जैसे इसमें करंट कितना आ जाएगा, आई इक्वल टू क्या ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। आपसे पूछा जाए आर के क्रॉस पावर कितना होगा, तो पी आर इक्वल टू कितना लिखेंगे, आई स्क्वायर इंटू आर। ये कितना आ जाएगा, ई स्क्वायर कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर का होल स्क्वायर। अब हमसे पूछा जा रहा है कि क्या वैल्यू होनी चाहिए, तो लिखेंगे डीपी अपॉन डी आर इक्वल टू जीरो। क्या इसको डेरिवेटिव करेंगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करके, तो यहां से एक कंडीशन निकल के आती है, क्या आती है, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। इस
कंडीशन के लिए इस सर्किट में, इस रेजिस्टेंस में पावर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब मैक्सिमम पावर बताना है तो क्या ये वैल्यू आपको यहां सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो पी मैक्स इन दिस सर्किट कितना आ जाएगा, ई स्क्वायर 2R 4R, कितना आ जाएगा 4 स्मॉल आर, और ये तो कैपिटल आर के बराबर ही है। तो इस तरीके से आपको मैक्सिमम पावर पता चल जाएगा। बोलो भाई। अब ये तो हो गया आइडियल केस। अगर इसी को किसी और फॉर्मेट में आपसे पूछा जा रहा है कि सपोज हमारे पास कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आर, और ये बैटरी हो गई, ये 2 ओम है, ये 1 ओम है, ये 10 वोल्ट है। अब ये इस फॉर्म में तो दिख नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, आपसे पूछा जा रहा है किस कंडीशन के लिए, किस वैल्यू के लिए इस सर्किट में, इस रेजिस्टेंस में पावर की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो क्या करना होगा, क्या ये जो 2 ओम है, इस रिमेनिंग सर्किट में जो भी रेजिस्टेंस आ रहा है इसके अलावा वो पूरा ही हो जाएगा। तो कैपिटल आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 3 ओम। अरे हो जाएगी ना। इसी में अगर थोड़ा सा इसको, अब आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम पावर के लिए बताइए आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो मैक्सिमम पावर के लिए कंडीशन, इसमें भाई करंट निकालें, फिर आई स्क्वायर आर करें, फिर डीपी बाई डी आर, इतना सब ना करके हम लोग एक लाइन में इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। और ये तीन जगह कॉमन बैठता है। एक है आरसी सर्किट में टाइम कांस्टेंट जब निकालते हैं तब, उसका पैटर्न भी ऐसे ही है। और एक एलआर सर्किट में जब करंट ग्रोथ और करंट डिके होता है, तो वहां पर जब टाइम कांस्टेंट नहीं निकालते, एल बाई आर, आरसी का कितना हो गया, आर इंटू सी। नॉर्मल सर्किट का तो आरसी हो गया, लेकिन कोई मॉडिफाइड सर्किट है तो उसका कैसे निकालते हैं, तो उसका पैटर्न देखो क्या है। तो सबसे पहला तरीका कि जिसकी वैल्यू पूछी जा रही है उसको आप हटा दो, ए और बी नाम, सर्किट को रीड्रॉ करना है, बाकी जैसे रेजिस्टेंस है वैसे लगे रहने दो, और ये जो बैटरी है इसको सिंगल वायर से कनेक्ट कर दो ऐसे। ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इस केस में, अरे ये हो गया 7, अरे ये दोनों सीरीज में, इसके साथ ये कितना हो गया पैरेलल में, यानी कितना हो जाएगा 7 × 3/7 + 3, ये हो जाएगी आर की वैल्यू। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन या उस पैटर्न पे नहीं जाएंगे। ऐसे जब आर इक्विवेलेंट टाउ इक्वल टू आर सी पूछते हैं, तो आर बेसिकली क्या होता है, आर इक्विवेलेंट। तो यहां पर अगर कैपेसिटर लगा होता, आपसे पूछता कि इसका टाइम कांस्टेंट बताना है, तो आप आर इक्विवेलेंट निकालते, यहां पर सब्स्टिट्यूट करते, इससे इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट आपको मालूम चल जाता। कर लोगे ना भाई ऐसे क्वेश्चन। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम पावर इन रेजिस्टेंस निकालना हो तो उसके लिए ये वाला तरीका हो गया, ठीक है, वैल्यू रख के। नेक्स्ट है, इसी पावर से रिलेटेड ही बल्ब की बातें करी जाती हैं। एक पावर का क्वेश्चन देखो, इस 3 ओम के क्रॉस जो पावर लॉस हो रहा है वो हो रहा है 9 वॉट का। आपको बताना है कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा। ऐसा भी हो सकता है भाई पावर पूछने के लिए, तो अब एक तरीका है, समझो जब भी सर्किट सॉल्विंग होगी तो सर्किट सॉल्विंग में क्या पूछा जाएगा हमसे, या तो करंट पूछे, या फिर किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज पूछे, या फिर किन्हीं दो पॉइंट्स के क्रॉस का वोल्टेज पूछा जाए, या फिर अब एक और वर्ड जुड़ जाएगा, पावर की बात। तो क्या पावर के लिए तरीका वही पुराना, आप रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट या वोल्टेज जो आसानी से निकाल सकते हो उसको फाइंड आउट करना है, और फॉर्मूला आई स्क्वायर आर लगाओ या फिर वी स्क्वायर बाई आर, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको देख रहे हैं। तो यहां पर हमें टोटल करंट पता करनी है। तो टोटल करंट के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या इसके क्रॉस हमें वोल्टेज मालूम चल जाएगा, अरे आर दे रखा है और पावर लॉस बोल रहा है 3 ओम में इतना है, तो क्या क्या करेंगे, पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। क्या यहां से वोल्टेज मालूम चल गया, क्या इसी को हम लोग आई स्क्वायर आर से यहां करंट भी निकाल सकते हैं, या करंट आप ऐसे फाइंड आउट करें या वोल्टेज पता करने के बाद। तो कुल मिला के अपने को यहां पर
करंट भी पता हो जाएगा और वोल्टेज भी पता हो जाएगा गिवन डेटा के बेसिस पर। क्या ये दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल पर कनेक्टेड है, यानी जो वोल्टेज वहां आएगा वही यहां आना चाहिए। तो यहाँ की करंट मालूम चल जाएगी I2 की। अरे बोलो, I2 करंट मालूम हो जाएगा तो नेट सर्किट में करंट कितना आ रहा होगा, I1 प्लस I2। इस तरीके से सॉल्व करना है। ये नहीं देखना है कि भाई इसमें ये नहीं दे रखा है, ये नहीं दे रखा है, तभी कुछ ना कुछ उस तरीके से बातें करी जा रही। नेक्स्ट है, जैसे आपसे ये कहा जाए कि हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस आपको पावर लॉस बताना है कितना होगा। हर एक के क्रॉस पावर लॉस बताना है। तो क्या किया जाए भाई इसके लिए, या तो आई निकालिए या तो वी, जो भी आसानी से जल्दी से निकल पाए। क्या इन दोनों का पैरेलल में सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, बोलो 20 ओम। अब ये टोटल कितना है 100, तो इसके क्रॉस कितना आ जाएगा 50। क्या ये सर्किट रिड्यूस होके इस तरीके से आ गया, यहां पर आ जाएगा। क्या 50 वोल्ट यहां आ जाएगा और 50 वोल्ट यहां आ जाएगा। अब यहां कैसे कनेक्टेड थे, ये तो पैरेलल में थे, यानी इसके क्रॉस भी वोल्टेज हमें इनडायरेक्टली मालूम चल गया। यानी सबके क्रॉस वोल्टेज पता हो गया तो हम लोग V²/R से लगा देंगे। अब किसी को ये क्लिक नहीं किया करंट के हिसाब से, करंट देख लो। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 20 कितना हो गया। अब कोई जरूरी थोड़ी नहीं यहाँ पर 20 आए इक्वल ही डिवीजन आए, सपोज ये 80 आ जाए। अब क्या इक्वल डिवीजन होंगे, नहीं होंगे। तो किस तरीके से इसको करेंगे, इसके लिए पूरा ना करके केवीएल लगा के डायरेक्टली हम लोग वोल्टेज का रेशियो से फाइंड आउट करते हैं। जैसे ये हो गया आपका R1, ये हो गया R2, और यहां पर है V। अरे R1 कितना है 20, और इन दोनों का पैरेलल में ये हो गया R2। इसके क्रॉस अगर हमें वोल्टेज निकालना है V1, इसके क्रॉस V2, तो V1 को क्या लिखें भाई, क्या V=IR, करंट सेम है यानी R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो आप जिस भी रेजिस्टेंस में वोल्टेज पता करना है उसका रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल वोल्टेज। जिसे ये नहीं आया फॉर्मूला, वो I फाइंड आउट कर ले। यहां से I कितना हो जाएगा, V/R1 प्लस R2। इसके क्रॉस कितना आ जाएगा, I इंटू R1, और इसके क्रॉस I इंटू R2। तो यहां पर आ जाएगा आपका V2 कितना हो जाएगा, R2/R1 प्लस R2 इंटू V। अब देखो, जैसे जैसे जब केवीएल पढ़ रहे थे तो हमारे लिए ये था कि केवीएल से ही सब कुछ होगा। फिर बाद में केवीएल को जब पूरा समझो तो पता चल रहा है कि ये टाइम टेकिंग है। सारे क्वेश्चंस के आंसर तो आ सकते हैं केवीएल से, लेकिन टाइम लगेगा उसमें। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग आए किस पे, व्हीटस्टोन ब्रिज पे आए, या फिर पॉइंट पोटेंशियल मेथड पे आ गए, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से हम लोगों ने कुछ सॉल्व किया। यहाँ पर अब जो रिजल्ट आ रहे हैं, याद करने की बजाय हम लोग इस तरीके से समझे, क्वेश्चन लगाते लगाते ये चीजें आपसे फैमिलियर होती जाएंगी। तो ये आ जाएगा V1 और V2। तो इसके क्रॉस आपसे पूछा जाए भाई कितना हो जाएगा वोल्टेज या पावर कितना होगा, पावर की बात हो रही, तो क्या इसका पावर फाइंड आउट कर सकते हैं, बोलो। पावर में इस तरीके से बोला जाए किसका पावर ज्यादा होगा, P1 P2 P3, रेशियो पूछ लिया जाए, तो ये सारे पैटर्न इस तरीके से सॉल्व होते हैं। ठीक है। अब देखो, जैसे कभी क्वेश्चन इस तरीके का कुछ आता है कि स्किल मॉडल, अगर क्वेश्चन मिल गया तो हम लोग करेंगे, नहीं तो फिर कुछ और देखेंगे। फाइनली नहीं मिला, जैसा होप थी ऐसी ही। क्योंकि ये नया मॉड्यूल है, नए मॉड्यूल में कुछ क्वेश्चंस हटे हुए हैं। कोई बात नहीं, पुराना है ना, अब हमें याद आ गया इतनी देर देखते देखते।
R1 R2 R3 दे रखा है और आपसे बोल रहा है कि R1 R2 R3 की वैल्यूज क्या होंगी जिनके लिए इन तीनों में जो पावर कंजम्पशन है वो क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अब जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें ना तो हमें वोल्टेज दे रखा है, केवल पावर कंजम्पशन की बात करनी है, तो इनको दूसरे हिसाब से, जरूरी नहीं कि अपने को भिड़ना ही है कि नहीं हम करंट निकाल लेंगे तभी इसे सॉल्व करेंगे, अपने को आंसर चाहिए। अब पहले भी बता चुके हैं, एम दूसरा हो गया। एम ये नहीं है कि ये आए कि आंसर आए और कम टाइम पे आए। तो इसके लिए अल्टरनेटिव्स से हम लोग वैल्यूज यहाँ पर रखते हैं, जैसे R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 पहला दे रखा है, R1 2R1 R2 R3 दे रखा है, या फिर 4R1 R2 R3 दे रखा है। 4 ऑप्शंस इस तरीके से बने हुए हैं और इसमें बोल रहा है कि पावर कंजम्पशन हर एक में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल पावर कंजम्पशन के लिए देखो क्या हो सकता है, जैसे हमने पहला वाला ये उठा लिया, अगर यहां से जो भी करंट जाएगा, क्या इसका मतलब है सारे रेजिस्टेंसेस आर के बराबर है? तो यहां से आई का करंट अगर जा रहा है तो यहां पर कितना जाएगा, I/2, इक्वल रास्ते मिल गए, I/2 इधर करंट हो गया। पावर लॉस अगर लिखें तो क्या I² R/4 क्या सेम आ रहा है? नहीं आ रहा है, पहले ये गड़बड़ हो गया यहां से। सेकंड वाले को अगर देखें तो इसमें बोल रहा है इसकी वैल्यू किसके बराबर है, R/2 है, और ये क्या है, R है। अरे है ना। अब जरा देखो, आई का करंट यहां से जा रहा है तो I²R/2, इसमें कितना आ जाएगा, R/4। अरे I/2 का करंट गया, यानी ये भी इक्वल नहीं होगा। क्या थर्ड ऑप्शन में इसमें जाएंगे तो इसको लिखेंगे जब R/4, बोलो भाई। तो अल्टरनेटिव से रख के, वोल्टेज नहीं पता है कोई बात नहीं, उनको सब्स्टिट्यूट करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये भी बात है, ऐसा नहीं कि ये टाइम लग रहा है, जब आप एक करेंगे तो आपके पास रेंज बन जाएगी कि हाँ ये नहीं बन रहा है, दूसरे में ऐसा फैक्टर आ रहा है, फिर तीसरे की तरफ बढ़ के आ गए। ठीक, तो ये हो गया सर्किट्स में पावर निकालना किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अब इन्हीं सर्किट्स में अगर बल्ब का इन्वॉल्वमेंट आ जाए, बल्ब या इलेक्ट्रिकल डिवाइस कुछ भी, तो बल्ब में क्या क्या लिखा होता है अगर आप देखो यहाँ पे, तो प्रिंटेड वोल्टेज और इसका पावर, जैसे 50 वॉट 220 वोल्ट, 100 वॉट 220 वोल्ट, ऐसे करके लिखा होता है। इवन जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उन सभी में इतना वॉटेज है और इतना इसका पावर दे रखा है, इसको बोलते हैं रेटेड वोल्टेज और रेटेड पावर। अब 220 हाउस होल्ड सप्लाई है, यानी जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं वो 220 पर वर्क कर रही हैं। ठीक है, पावर उनके अलग अलग हो सकते हैं। ठीक, तो अब इनको कैसे सॉल्व किया जाए, तो इनके लिए कुछ मैकेनिज्म है, वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। बाकी पुराना तरीका जो अभी सॉल्व करते हुए जा रहे थे, अगर इस बल्ब को सप्लाई से किसी कनेक्ट किया जाए Vs से, तो किस केस पर हम बोल सकते हैं बल्ब फ्यूज हो जाएगा, किसमें ब्राइटनेस मैक्सिमम होगी, किसमें कम हो जाएगी ब्राइटनेस। तो हम अगर बोलेंगे इसको देख के कि अगर Vs की वैल्यू V रेटेड के इक्वल हो जाए, जितना दे रखा है ना इसमें प्रिंटेड, इसके अगर इक्वल हो जाए, क्या ये फुल ब्राइटनेस के साथ जलेगा? क्या मैक्सिमम पावर जो होगा इसके क्रॉस वही आएगा जो प्रिंटेड दे रखा है? बोलो भाई। अगर इसी में Vs की वैल्यू जो सोर्स है वो V रेटेड से क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए, तो क्या बल्ब फ्यूज हो जाएगा यहाँ पे? अगर यहीं पर लिखा हुआ है इसमें 100 वोल्ट, और जहां जिस सर्किट में लगा हुआ है इस टर्मिनल के क्रॉस 100 वोल्ट इसको मिल नहीं पा रहा है, 90 वोल्ट मिल रहा है, क्या ये फुल ब्राइटनेस के साथ जलेगा? नहीं, जितना लिखा हुआ है उससे तो कम जलना ही जलना है। मतलब जितना प्रिंटेड है अगर उतना मिल जाता है फुल ब्राइटनेस, कम मिल रहा है लेस ब्राइटनेस, और अगर ग्रेटर मिल रहा है तो खत्म हो जाएगा काम। तो यहां पर क्या हो जाएगा, Vs अगर V रेटेड से कम आता है तो ब्राइटनेस क्या होगी, कम होगी। अब जितना ज्यादा पावर कंजम्पशन उतनी ज्यादा उसकी ब्राइटनेस आएगी। तो ये तो नॉर्मल
बल्ब के लिए ही नहीं, हीटर गीजर या फैन कुछ भी लगा दिया जाए इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, तो सब में एक चीज ये कॉमन है। क्या इन दोनों डेटा से हम लोग इस डिवाइस का रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं? आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। क्या ये बल्ब का रेजिस्टेंस आ गया? वी आपको जो दे रखा था रेटेड, उसके बेसिस पर ये निकाल लिया। तो कोशिश हमारी ये रहेगी कि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें तो बल्ब को क्या करें, रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लें। और बाकी पुराना तरीका हो गया, जैसे अगर इसी में बल्ब का रेजिस्टेंस हमने यहाँ लगा दिया और ये सप्लाई वोल्टेज जो भी था, कि अब इस सर्किट में हमसे वोल्टेज पूछ लिया जाए इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना है, पावर कितना है, करंट कितना जा रहा है, तो पुराना क्वेश्चन हो गया। यानी जितने भी बल्ब के क्वेश्चन आएंगे, अगर डिफिकल्टी, अगर वो डायरेक्ट ट्रिक से नहीं लग रहे हैं, तो उसको हम फंडामेंटल मेथड से क्या करेंगे, रेजिस्टेंस में चेंज करेंगे और उसके बेसिस पर सॉल्व किया जाएगा। कभी भी इस रेजिस्टेंस का पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, वी स्क्वायर बाई आर के हिसाब से ही रखना है, कहीं ना कहीं कुछ आगे कॉमन लेके कैंसिल आउट होगा। पता लगे आपने टाइम दिया यहाँ पे रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, पूरा सॉल्व किया, टाइम भी लगा, दो बल्ब है उसका भी सॉल्व किया, टाइम लगा, तो उसके लिए क्या करना है, इसी फंक्शन में रखो, वी कॉमन लेके कैंसिल आउट होगा, तो उससे आर मतलब पी में ही आ जाता है कहीं ना कहीं। अब उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे एन बल्ब्स हैं या दो बल्ब्स हैं सीरीज में कनेक्टेड हैं, और ये हो गया V, इसका हो गया P1 V, और इसका हो गया P2 V, सीरीज में कनेक्टेड है। इन्हीं में अगर आपसे बोला जाए कि यही बल्ब, चलो पहले इसको देखते हैं फिर नेट पावर कितना होगा इसमें, तो बोलो भाई, सीरीज में क्या होता है? कोई बात नहीं, अभी हम लोग रटने वाले पे आते हैं, पहले समझ लेते हैं। देखो, इसके क्रॉस अगर हमें टोटल पोटेंशियल की बात करनी, तो पावर की बात करनी, पी कितना हो जाएगा? अगर हम लिखें यहाँ पे तो क्या आई दोनों में सेम जा रहा है, तो इसका जो P1 लिखना होगा वो कितना लिखेंगे, आई स्क्वायर R1, इसका रेजिस्टेंस हो गया। इसके क्रॉस अगर P2 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू R2। अरे होगा, सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे लिखते हैं? अरे अगर टोटल पावर की बात करी जा रही है तो क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2। क्या केवल और केवल हमने आई के हिसाब से इसकी बात कर ली? बोलो। तो यहां पे पावर ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, या वी के हिसाब से लिखना हो तो क्या लिखेंगे? क्या वी, ये वी, ये दोनों आइडेंटिकल हैं या अलग अलग हैं? अलग अलग भाई, वोल्टेज सेम है, लेकिन यानी क्या करना पड़ेगा, अगर रेजिस्टेंस निकालेंगे तो R1 और R2 आएंगे। यानी हमें क्या करना है, अब इस जगह पर बात आई कि दोनों सीरीज पे लगे हुए हैं, तो क्यों ना करंट के बारे में बात करें, करंट सेम आ रही है तो आई स्क्वायर आर के हिसाब से ये फॉर्मूला निकल के आ जा रहा है। अरे आ जा रहा है ना। अगर इसी में आपसे बोला जाए कि ये बल्ब है पैरेलल में कनेक्टेड है, तो क्या पैरेलल में सप्लाई वोल्टेज जो भी दे रखा है हमारा, ये भी V का है, इसमें दे रखा है P1V, और ये दे रखा है P2V का। अब आपसे कहा जाए पावर कितना हो जाएगा, क्या वोल्टेज सब में सेम है, तो वी स्क्वायर बाई आर, अरे इसका क्या हो गया, वी स्क्वायर बाई R1, इसका कितना हो गया, वी स्क्वायर बाई R2। वी स्क्वायर बाई R1 R2 निकालना आपको बताया, बल्ब में क्या लिखा होगा, अरे बोलो। तो आर के हिसाब से आप लोग इसका पावर और इसका पावर टोटल फाइंड आउट कर सकते हैं इससे। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे किस तरीके से इसमें बात करी जाए ब्राइटनेस की। अगर यहाँ पे बात करनी हो तो करंट क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अरे V क्या करेंगे, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, अरे है ना। I अगर सेम है सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो क्या V को हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R लिख सकते हैं? यानी जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा उसके क्रॉस पावर लॉस ज्यादा आएगा। तो क्या हम लोग ये कंपैरिजन बता सकते हैं भाई इसका ज्यादा है इसका कम है? तो अब एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं कि इसका फ्यूज होना है क्या होना है, क्यों इस बात को। ये आइडेंटिकल बल्ब्स हैं, और यहां पर सप्लाई वोल्टेज है V इक्वल टू 200, इसका
डेटा ले लेते हैं एग्जैक्ट। अब इसमें आपको बताना है किसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी या किसमें कितना पावर लॉस होगा। तो ये जो लिखा हुआ है, क्या इतना ही पावर लॉस इसके क्रॉस होगा? नहीं, ये कब होगा? जब ये जो डिवाइस लगाई जा रही है ना सर्किट में, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना आ जाए, 100 वोल्ट का मिल जाए। क्या इसके क्रॉस अगर 200 वोल्ट मिल जाता है तब की बात कर पाएंगे कि इसमें मैक्सिमम पावर लॉस इतना होगा? अरे होगा ना। तो जरा देखो वोल्टेज किसके क्रॉस कितना आ रहा है, अगर वोल्टेज कैलकुलेट करना हो अपने को, तो वोल्टेज निकालने के लिए क्या तरीका है? क्या हम लोग इस सर्किट को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये हो गया 400 वोल्ट। ये कितना आ गया इसका रेजिस्टेंस? वी स्क्वायर बाई पी। अरे ये R1 R2 R3 ये कितना आ जाएगा? इसका रेटेड कितना है? 100 स्क्वायर अपॉन 50। और ये कितना है? 200 स्क्वायर अपॉन 25। और ये वाला कितना आ जाएगा? 100 अपॉन 50। R1 R2 R3 मालूम चल गया क्या? जैसे ही R1 R2 पता चला तो इसके क्रॉस का V1 V2 तो हम लोग ऐसे ही मालूम कर सकते हैं। किस तरीके से? क्या V1 को फाइंड आउट करना है, टोटल वोल्टेज कितना दे रखा है, पैरेलल में कनेक्टेड है तो इसके क्रॉस कितना आना चाहिए, 400। यानी इसका अगर वोल्टेज हमें लिखना हो V1 इक्वल टू क्या लिखेंगे? R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू 400। इसके क्रॉस का वोल्टेज आ गया। V2 कितना आ जाएगा? R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू 400। क्या इसके क्रॉस जो वोल्टेज अपने को मिल रहा है कितना मिल रहा है? 400। और प्रिंटेड कितना दे रखा है? 100। यानी फ्यूज होने के सबसे पहले चांसेस किसके हैं? क्वेश्चन अगर नहीं भी सॉल्व करें हम लोग इस तरीके से देखें कि कौन सा बल्ब सबसे पहले फ्यूज हो जाएगा। क्या ये 3 वाला बल्ब फ्यूज हो जाएगा? क्यों? चूंकि इस पर जो प्रिंटेड पावर है, प्रिंटेड वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज जो मिल रहा है वो ज्यादा मिल रहा है। यानी इसका काम तो सर्किट में खत्म हो गया। केवल अपने को यहीं पर देखना है। तो यहाँ पर क्या ऐसे भी कर सकते हैं? ये तो हो गया पूरा लंबा मेथड। अगर एक तरीका और देखें, ये बल्ब भी फ्यूज हो गया, क्या ये ओपन सर्किट के तरीके बिहेव करने लगेगा? तो जो करंट जाएगा वो सारा का सारा करंट इस तरीके से चला गया। तो क्या आई इक्वल टू 400 अपॉन R1 प्लस R2 करंट आ गया? आई स्क्वायर R1 आई स्क्वायर R2 कर लेंगे। आपसे अगर रेशियो पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? P1 इक्वल टू आई स्क्वायर R1। P2 कितना आ जाएगा? आई स्क्वायर R2। अगर डिवाइड करें ये कैंसिल आउट तो क्या आ जाएगा? P1 अपॉन P2 इक्वल टू R1 बाई R2। अगर आप यहाँ पे दोनों वैल्यूज रखोगे R1 R2 की, हमने बोला था ना इसको सॉल्व नहीं करना है, क्या करना है? डिवाइड करेंगे तो इसके हिसाब से ही आंसर आ जाएगा। ये डेटा हमने अपने हिसाब से ले रखा है। वैसे कुछ ऐसा होता है कि आप कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं से पूरा एडजस्ट कर पाए कि कौन सा बल्ब फ्यूज होगा, किसकी ब्राइटनेस कम होगी। अब जैसे इन दोनों में हमें बताना है कि ब्राइटनेस किसकी ज्यादा होगी। तो जिसका जो पावर आएगा, पावर ड्रॉप, या पोटेंशियल से बताना हो तो एक तरीका है, पोटेंशियल से क्या हो जाएगा? प्रिंटेड से। अरे प्रिंटेड से अगर एग्जैक्टली कम आ रहा है या इक्वल आ रहा है, इक्वल आ रहा है तो सेम ब्राइटनेस। जैसे ये समझो इसका कितना दे रखा है? 100। अब इसके क्रॉस आपको मिल रहा है 70 वोल्ट। इसमें कितना है? 200। तो इसके क्रॉस आपको मिल रहा है 200 वोल्ट। वैसे सीरीज में दोनों का सम होना चाहिए, तो ये कितना आ जाएगा? अरे होगा ना। तो 400 है, इसके क्रॉस का वोल्टेज पता चल जाएगा। अगर रेटेड वोल्टेज से कम आ रहा है तो क्या ब्राइटनेस अपने को यहीं से पता चल जाएगी, ना कि हम P इक्वल टू फॉर्मूला लगा के पूरा निकालें? बोलो। तो पहला तरीका इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को करने का, पोटेंशियल आप राइट डाउन कर लो, जो रेटेड है उसके हिसाब से कंपेयर करके बात कर ले। पावर हमसे पूछा ही जाए तो आप आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाई आर से लगा सकते हैं। क्या करना है? केवल और केवल इसको चेंज करके इसमें लेकर आना है।
ठीक है भाई बात। अगर इसमें आपसे ये कहा जाए कि ब्राइटनेस पर कमेंट करना है, एक डायग्राम है जिस पर दो बल्ब इस तरीके से कनेक्टेड है और यहाँ एक स्विच लगा दिया गया। 1 2 3 आइडेंटिकल बल्ब्स हो गए। आपसे बोला जा रहा है इसमें ब्राइटनेस में आपको कमेंट करना है। तो स्टार्टिंग में जब स्विच ओपन है तो क्या इसमें करंट तो सेम जा रहा है? अरे है सेम जा रहा है करंट। तो इसका रेजिस्टेंस अगर इक्वल है तो क्या इस पे P1 P2 P3 इक्वल पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा सबके क्रॉस? अरे आएगा ना। लेकिन जैसे ही आप स्विच को क्लोज करोगे, स्विच क्लोज करने से क्या यहां से निकलने वाला करंट यहां से पास करता हुआ वापस आ गया, यानी यहां पर कोई करंट नहीं गया, करंट नहीं गया, इसका काम खत्म हो गया। क्या अब की बार सर्किट में जो करंट की वैल्यू होगी वो बढ़ जाएगी? अरे रेजिस्टेंस पहले क्या था? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो करंट अब लिखते क्या लिखते? V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या करंट इतना आता पहले केस पे? दूसरे पे क्या आ जाएगा? I प्राइम इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस R2। क्या करंट की वैल्यू पुराने वाले से बढ़ गई? अगर करंट बढ़ जाएगा तो क्या इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो बढ़ जाएगा, और अगर वो बढ़ गया तो ब्राइटनेस इसकी क्या हो जाएगी? अब लेकिन इसमें एक कंडीशन और लगा दें कि भाई रेटेड अगर कुछ दे रखा है तो क्वेश्चन अपने हिसाब से नहीं बनाएंगे, क्वेश्चन जो कहेगा हम उसकी बात करेंगे। तो यहां पर तो हमने बता दिया कि भाई इसकी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? चूंकि करंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई, पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ जाएगा। अब मेरे से पूछा जाए भाई किस हिसाब से बढ़ा, तो अगर इसका वोल्टेज दे रखा है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज निकल के आएगा वो क्या करे? एक्सीड कर जाए, यानी पहले वाले क्वेश्चन पहुंच गए शुरुआत में। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहा है कि ब्राइटनेस कम होगी या ज्यादा होगी तब तो आपने ऐसे कर लिया। अगर मैथमेटिकली सॉल्व करके बताना है तो कुछ ना कुछ इसका डेटा दे रखा होगा, तो हम लोग वोल्टेज देखेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं फ्यूज होने की कंडीशन बन रही हो। तो फ्यूज होने के केस पर हम लोग क्या कर देंगे, इसको हटा के बात कर लेंगे। बोलो भाई। अगर इसी में कहीं इलेक्ट्रिकल डिवाइस में हीटर वगैरह दे दिया जाए, जैसे एक डिवाइस ऐसे बॉक्स बना दिया गया और बोला जा रहा है कितना रेजिस्टेंस इसके सीरीज में लगाएं कि हीटर सेफली रन करे। अब हीटर होगा तो इसमें भी क्या दे रखा होगा? P दे रखा होगा, V दे रखा होगा। बोलो कितना रेजिस्टेंस इसके सीरीज में कनेक्ट करें कि ये सेफली रन करे। तो पहली बात आएगी सेफ करंट की। जैसे हम लोग वहां पर बात कर रहे थे ना, बल्ब किस जगह पर सेफ है? रेटेड में सेफ है। क्या इसमें भी सेफ है? अगर हमने बोला सेफ करंट बताओ इस बल्ब से कितना पास हो रहा है, तो क्या हम लोग यहां से लिख सकते हैं P इक्वल टू वी आई? आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? P अपॉन वी। तो अब एक और पैटर्न इसका बन गया, एक वोल्टेज से बताना, एक सेफ करंट के हिसाब से। तो यहां पर बोल रहा है अगर इसको हमें सेफली रन करना है तो कितना रेजिस्टेंस इसके सीरीज में कनेक्ट किया जाए, इधर का कुछ वोल्टेज दे रखा है। तो पहला तरीका, आपको यहां से आई की वैल्यू मालूम करनी है। आई कितना हो जाएगा? P बाई वी। क्या आई हमारे पास इससे निकल के आ गया? तो आई, अब यहाँ का कुछ ना कुछ वोल्टेज दे रखा होगा तो क्या लिखेंगे? आई सेफ को यूज करते हुए हम लोग बात करेंगे V अपॉन इसका रेजिस्टेंस R1, और ये हो जाएगा R। ये आपको फाइंड करना है। और ये कैसे पता चल जाएगा? V स्क्वायर बाई P से। ये न्यूमेरिकल आया हुआ है डेटा, इसमें सेकंड एक्सरसाइज में देखना, तो हीटर करके ऐसा एलिमेंट बनाया हुआ है। ठीक है भाई। तो ओवरऑल जो बात करनी है वो ये है कि बल्ब को रिप्लेस करना है रेजिस्टेंस से, और पुराने तरीके से उसको सॉल्व कर लेना। मैकेनिज्म करंट के हिसाब से भी बात करी जा सकती है और वोल्टेज के हिसाब से भी बात करी जा सकती है। ठीक। और बाकी जो तुम लोगों ने रटा हुआ है वो तो है ही है। सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, पावर इतना हो जाएगा 1/P1 प्लस 1/P2। पैरेलल में किया हुआ है तो P1 प्लस P2 होगा। लेकिन कब होगा ये सब? जब वोल्टेज की वैल्यू क्या हो? रेटेड वोल्टेज से इक्वल हो। प्रिंटेड और सप्लाई वोल्टेज क्या होना चाहिए? सेम। और नहीं है तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब जैसे एक दो न्यूमेरिकल लिखते जा रहे हैं, बताते जाना उसके आंसर तुम लोगों को। अब इसमें वैल्यूज एग्जैक्ट होगी, बताते जाओगे। जैसे कुछ इस तरीके के डायग्राम बन के आ जाएंगे। आसान सा क्वेश्चन है।
इन सभी में करंट की वैल्यू सेम है। आपको बताना है मैक्सिमम पावर लॉस कहां पर होगा। सारे रेजिस्टेंसेस सेम है। 3 रेजिस्टेंसेस ऑफ इक्वल वैल्यूज आर अरेंज इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन, इतना दे रखा है। आपको बताना है पावर लॉस किस में मैक्सिमम होगा। तो अब हम फिक्स कंस्ट्रेंट हो गए कि भाई हमारे पास आई तो हर एक में फिक्स जा रहा है, तो अपने को क्या करना है, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आई की वैल्यू फिक्स है, यानी आर जिस डायग्राम का आर की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, उसके हिसाब से हम लोग इसकी बात करेंगे। तो क्या आर किस में ज्यादा दिख रहा है, फटाफट कैलकुलेट करो। ये कितना आ गया, R/3। ये कितना आ गया, R/2 प्लस आर, 3R/2। ये कितना आ गया, 2R/3। कौन सी वैल्यू ज्यादा दिख रही है, पावर की वैल्यू उसमें मैक्सिमम आ जाएगी। तो इसमें भी सब नहीं चेक करना है, जिसका मैक्सिमम आ गया, चारों अल्टरनेटिव में देखा एक बन रहा है, उसके हिसाब से आगे बढ़ गए। एक इसी तरीके का और न्यूमेरिकल दे रखा है जिसमें वोल्टेज से इक्वेट करके बताना है, बगल में इसके बना हुआ। बोल रहा है कि इन द सर्किट शोन द पावर विच इज डेसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट इन 6 ओम रजिस्टर इज 6 वॉट। तो बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर इन द सर्किट, इसकी वैल्यू क्या होगी। इस पर पावर आपको दे रखा है, कितना हो रहा है, 6 वॉट। तो क्या यहां से अपने को करंट की बात पता चल जाएगी, अरे चल जाएगी ना, या फिर वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। V²/R से वोल्टेज यहाँ आ गया, क्या वोल्टेज को 12 में माइनस करेंगे तो इसके क्रॉस का वोल्टेज मालूम चल जाएगा। और वोल्टेज अगर मालूम चल गया या, तो वोल्टेज में क्या करेंगे, इसका और इसका इक्वेट करेंगे, और इक्वेट करने में फिर से एक और इक्वेशन में घूमना पड़ेगा। क्यों ना इसको करंट से करें, ज्यादा आसान है। क्यों, क्योंकि फिर से घूम फिर के आना पड़ रहा है। वैसे यहाँ क्या, I² R से हम लोग करंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और करंट इक्वल टू सिंपल एक इक्वेशन लगा दें, 12 अपॉन इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, 8R/8 प्लस R प्लस 6। क्या करंट की वैल्यू यहां से फाइंड आउट हो गई, यहां पर रखेंगे तो आंसर। तो ये भाई क्वेश्चंस लगाते लगाते धीरे से आइडिया बनता जाएगा। जैसे कहा जा रहा है कि 4 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस आर, पावर कंजम्पशन इन आर गिवन है। कौन कौन सी है, 2 वॉट है, 5 वॉट है, 8 वॉट है, और 4 वॉट। तो आपको बताना है कि कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती पावर की। एक डायग्राम दे रखा है आर की, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज आर नॉट पॉसिबल इन रेजिस्टेंस आर। इसके क्रॉस का जो पावर दे रखा है वो आपको ABCD ऐसे करके दे रखा है, कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो क्या इस टाइप के न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे पहला अपना काम है कि इस पर जो पावर है, पावर की मैक्सिमम वैल्यू पता कर लें। मैक्सिमम से अगर एक्सीड करती हुई वैल्यू आएगी तो वो तो इस सर्किट में पॉसिबल नहीं होगी, और अगर कम वाली होंगी तो वो तो सारी हो सकती। तो क्या आ जाएगा, क्या इसकी वैल्यू के लिए मैक्सिमम पावर निकालने के लिए क्या कंडीशन थी, R इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1। अरे होना चाहिए, मैक्सिमम पावर अगर देखोगे तो कितना आ जाएगा, V²/4R। कितना आ गया, 16/4। ये कितना हो गया, यानी मैक्सिमम जो पावर आ रहा है वो ही अपने आप में 4 वॉट आ रहा है। यानी 4 वॉट से ज्यादा की वैल्यूज पॉसिबल है, नहीं है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्या 2 वॉट हो सकता है, भाई मैक्सिमम लिमिट इतनी है। अब अगर किसी वेरिएबल रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम ज्यादा करके क्या करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम ये तो बोल ही सकते हैं कि मैक्सिमम 4 जा रहा है तो 2 भी हो सकता है, यानी 4 से नीचे वाले सारी वैल्यूज हैं। जैसा एक न्यूमेरिकल इसमें देखा होगा कि एक कॉइल बना हुआ है और यहां से बाहर मैग्नेट को ड्रॉप कर रहे हैं, तो बोल रहा है 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल, एक्सेलरेशन की बात हुई थी।
तो 1 सेकेंड में डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट करते हैं, कितना हो जाएगा जब ये रिंग नहीं होता, कितना हो जाएगा 0 + ½ 80 स्क्वायर क्या रखते थे यहाँ पे हाफ, ये आ जाएगा 10 इंटू क्या 5 मीटर आ जाता था। कब जब रिंग नहीं रखा हुआ है तो 5 मीटर आ रहा है, अगर रिंग रखेंगे तो क्या एक्सेलरेशन ए की वैल्यू जी से कम आ जाएगी, और जी से कम आ जाएगी यानी इसकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए 5 से कम होनी चाहिए, तो 5 से कम वाले ऑप्शंस को टिक करते हैं। तो उसी तरीके पर बेस क्वेश्चन है, तो मैक्सिमम निकालने के बाद ऐसे सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है 2 सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस रेजिस्टेंस कैपिटल आर। दो सेल्स हैं जिनको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है और इसको कैपिटल आर के अक्रॉस कनेक्ट किया जा रहा है। बोल रहे हैं कि पावर डेसिपेटेड इन रजिस्टर इज मैक्सिमम, क्या इस पर मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये हो गया ई, ये हो गया आर, ई आर। बोलो भाई। तो क्वेश्चन बोला गया, फ्रेमिंग करी गई, बात तो वही आ रही, क्या अपने को इन पॉइंट्स के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्या ये आइडियल सर्किट है मैक्सिमम पावर का, नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, क्या इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लें। पैरेलल में वोल्टेज क्या दे रखे हैं, सेम दे रखे हैं, यानी रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा R/2, इसकी वैल्यू क्या R/2 के बराबर आ जाएगी मैक्सिमम पावर के लिए। तो पूरा सॉल्व ना करके हम लोग डायरेक्टली इस तरीके से बात कर सकते हैं। अब देखो जैसे एक न्यूमेरिकल है, इसमें बोल रहा है कि 25 वोल्ट, जिसमें डेटा दे रखा है 25 वॉट 200 वोल्ट, और दूसरा दे रखा है 100 वॉट 200 वोल्ट। bulbs are connected in series with the source of 400 वोल्ट। अब इन्होंने बोला है विच बल्ब विल फ्यूज फर्स्ट, कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा, बोलो। क्या 400 इसका रेजिस्टेंस कुछ अलग आएगा और इसका रेजिस्टेंस अलग आएगा, रेजिस्टेंस अलग होने की वजह से इसके क्रॉस का वोल्टेज V1 और इसके क्रॉस का V2। अब जरा इसको सॉल्व करते, क्योंकि डेटा भी दे रखा है, बैलेंस होगा कुछ ना कुछ। तो क्या आ जाएगा इसके क्रॉस का अगर वोल्टेज लिखे तो, R1 की वैल्यू V²/P 200 स्क्वायर अपॉन 25, कितना आ गया ये, R2 कितना आ जाएगा 200 स्क्वायर अपॉन 100, ये कितना आया भाई 800, और ये सही बताना, क्योंकि हम नहीं करेंगे कैलकुलेशन, फिर आप भी बोल कितना आया 400। तो 800 आ गया इसका, 400 आ गया इसका। तो जरा देखो वोल्टेज कितना आ रहा है इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज हम देखें तो क्या आ जाएगा 800 अपॉन 800 प्लस 400 इंटू 400, अरे यही तो आएगा, कितना आया जरा देखो 1200, 8/12 इंटू 4, कितना, ये बहुत बढ़िया बात है भाई, तुम मत करो, अब हम कर रहे हैं, कोई कोई दिक्कत। देखो ये दो डेटा दे रखे हैं, अब जब इससे आर हम लोग फाइंड आउट करते हैं कैसे निकालते हैं, R = V²/P, तो ये हो जाएगा 200 स्क्वायर अपॉन 25। तो ये कितना हो गया भाई, नहीं नहीं, और आसानी से 25। अब जरा इसको देखो, यहां से इसको कैंसिल आउट करेंगे, कितना आया ठीक है, ये भी तरीका है, इसको दूसरा वाला सही है, देखें इसको भी करके। तो 1600, अब पूरा ही चौपट कर दिया, कितना आ जाएगा, रेशियो क्या आ रहा है V1 पे, कितना आ रहा है वैल्यू, अरे 1600 अपॉन 1600 प्लस 400, 2000 इंटू 400, कितना आया, ये देखो 2020 गए,
एक से ये भी गया, तो 16 इंटू 40/2, 320 वोल्ट। अरे आ रहा है ना, यानी 320 वोल्ट आ रहा है, और इस पर प्रिंटेड कितना दे रखा है, 200। तो क्या करेंगे, कैंसिल। अब जरूरी नहीं कि आप यही वाला पैटर्न फॉलो करो, जो भी सही लगता है वैसे सॉल्व करो। कोई ऐसा नहीं कि V1 के रेशियो से ही हमें कैलकुलेट करना है या इस तरीके से जाना है। बाकी सारे वैसे ही हैं, एक बार इनको देख लेना और फिर कल पूछा जाएगा इसको। कुछ क्वेश्चंस स्विच पर बेस्ड हैं, जरा उनको देख लो ऐसे एक दो। आपसे कहा जा रहा है कि एक सर्किट है जिसमें ये है स्विच S1, ये है S2, ये 6R, ये हो जाएगा 12R, और ये आपका R, और इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है E वोल्ट की बैटरी से। बोला जा रहा है रीडिंग ऑफ एमीटर I1 व्हेन स्विच S1 इज क्लोज, I2 व्हेन S2 इज क्लोज, द रीडिंग इज I3 व्हेन बोथ आर क्लोज। तो बताना है भाई तीनों वैल्यूज क्या होंगी। I1 कब आ रहा है, जब S1 को क्लोज कर रहे हैं। I2 कब आ रहा है, जब S2 को। और I3 कब आ रहा है, जब S1 और S2 को दोनों को क्लोज कर रहे हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि भाई कौन सी वैल्यूज ज्यादा होंगी। तो क्या इस डायग्राम को अगर आप देखोगे, S1 को अगर क्लोज करते हो तो क्या इसका कोई रोल है, क्या I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I1 इक्वल टू E अपॉन इसका R, और R कैसे आ गया 7R। अगर S2 को क्लोज करेंगे, हम S1 को ओपन रखेंगे तो कितना आ जाएगा, क्या I2 इक्वल टू E अपॉन 13R। अगर दोनों को क्लोज कर देंगे तो I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या ये 6R और 12R कितना हो गया। देखो दो आंसर फिर से आ गए यार। 6 × 12/6 + 12, 4R। तो 4 और ये क्या हो गया सीरीज में, क्या E/5R आ गया। तो इससे हम लोगों को तीनों डेटा पता चल जाएंगे भाई कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। इसी तरीके से इसको तो नहीं सॉल्व करना आगे। आज लोगों ने रेजिस्टेंस की वैल्यू उल्टी पुल्टी बता के मतलब 600-800 से पूरा क्वेश्चन सॉल्व। बोल रहे हैं हाउ विल द रीडिंग ऑफ एमीटर चेंज इफ द की इज क्लोज। एक की लगा हुआ है यहाँ पे बीच में। क्या फिर से सेम क्वेश्चन आ गया भाई, सेम टाइप का। क्या करना है इसमें, केवल अगर आप इसी तरीके से देखो तो क्या ये दोनों कैसे हैं, स्विच ओपन है तो करंट की रीडिंग 3R, 3R, 3R/2, I इक्वल टू V अपॉन 3R/2, यानी 2V/3R। ये तो आ गई इनिशियल रीडिंग। फाइनल रीडिंग अगर इसको क्लोज कर देंगे तब कितना हो जाएगा, क्या ये पैरेलल में हो गए दोनों, कितना आ जाएगा यहाँ पे, क्या इन दोनों का आ गया 2R/3, इसका कितना आ गया 2R/3, दोनों सीरीज में कितना हो गया 4R/3। यानी जो नया वाला करंट आ जाएगा I प्राइम, वो कितना आ जाएगा V/4R/3। बोलो भाई, करंट की वैल्यू बढ़ गई या कम हो गई, सही बताना नहीं, अभी डिवाइड करना शुरू करेंगे इसको। तो भाई ये सारे क्वेश्चन है, वैसे तो अपने को पूरे करने, बाकी आप लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे। अब हम लोग अगला कुछ पढ़ते हैं नया, कैपेसिटर। पोटेंशियोमीटर पर एक न्यूमेरिकल पक्का,
ये मान के चलो G2A में एक न्यूमेरिकल, वीड स्टोन और मीटर ब्रिज को थोड़ा साइड कर देते हैं बिकॉज उसमें ज्यादा रेंज नहीं है क्वेश्चंस की, वही रेजिस्टेंसेस के रेशियो इक्वल करो और सॉल्व करो। लेकिन इन, हाँ, सर्किट एनालिसिस पर हो गया एक पार्ट, तो इन पार्ट को देखना है। और स्टार्टिंग वाले जो है ना, I इक्वल टू एन ई ए वी डी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, I इक्वल टू क्यू बाई टी फॉर्मूला बेस्ड, एरिया अंडर द कर्व की बात आए, स्लोप की बात आए, या डिवाइड करने का आया। जब अब जैसे एक न्यूमेरिकल आया था जो उसमें बोल रहा है कि हीट लॉस बताना है, चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा था, Q इक्वल टू A माइनस टू बी टी स्क्वायर। आपको हीट लॉस किसी रेजिस्टेंस में बताना है, तो क्या करना है भाई, तरीका क्या हो गया, ये तो डेटा हमारे पास आ गया, तो क्या इससे हम लोग आई फाइंड आउट करेंगे। अब ये देखेंगे आई किस टाइम तक इस रेजिस्टेंस में फ्लो हो रहा है, टाइम भी तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो टाइम पहले आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखें तो क्या आ जाएगा, डी क्यू अपॉन डी टी, बोलो भाई, कुछ था ए टी प्लस टू बी टी स्क्वायर, कुछ इस तरीके का फंक्शन था, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए माइनस टू बी, ठीक है। ये आ गया आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, कितने टाइम तक इस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होगा, तो हम बोलेंगे कि किस टाइम पे करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो करंट को जीरो रखो जरा, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए अपॉन 4b, यानी t इक्वल टू जीरो टू टी इक्वल टू ए अपॉन 4b तक इस वायर में करंट फ्लो होगा, यानी हीट लॉस हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा, जीरो से a बाई 4b आई स्क्वायर आर डी टी, बोलो भाई, फंक्शन में दे रखा है तो dt कर देंगे, अगर वैसे टाइम इंटरवल गिवन होता, फिक्स वैल्यू होती, तो क्या लिखते, डेल्टा टी, टाइम इंटरवल वैसे करके कैलकुलेट करना। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन रेंज में बनाए जाते, तो वैसे आपको देखना है। अब बात कर रहे हैं हम लोग कैपेसिटर की। एक्सरसाइज 1 और 2 दोनों ही इसका देख लेना, दो टू में कुछ अच्छे क्वेश्चंस है। तो कैपेसिटर क्या है भाई, कैपेसिटर एक डिवाइस है जो क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है। तो हमने कहा कि भाई हमारे पास, चलिए कैपेसिटर का नाम नहीं ले, कोई एक कंडक्टर ले लिया जाए आर रेडियस का, इसमें भी तो चार्ज स्टोर कर सकता है, तो क्या करेंगे, जब इसका चार्ज इंक्रीज करेंगे, तो चार्ज कहां पर आता है कंडक्टर में, पड़ा हुआ है सरफेस से लेके इंफिनिटी तक। अरे चार्ज तो सरफेस पर आएगा, चार्ज आने की वजह से क्या फील्ड लाइंस डेवलप होंगी, फील्ड कहां से होंगी, सरफेस से इंफिनिटी तक जाएंगी, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी भी होगी इस सरफेस से लेके बाहर तक। भाई जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की भी बात करी जाती है। यानी कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच कैन होल्ड चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो जो चार्ज स्टोर होगा उससे एसोसिएटेड जो एनर्जी निकल के आएगी उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो अब क्यों कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट हो रही है, यहां पर भी तो चार्ज को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो रेगुलर शेप का कंडक्टर है, हमें मालूम है कि इसमें एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ चार्ज ही इसको दिया जा सकता है, कितना, अगर इस पे बोला जाए आपसे मैक्सिमम वैल्यू चार्ज की बताइए, तो मैक्सिमम वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हम लोग फाइंड आउट करेंगे, क्या जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है एयर की, वो कितनी होती है, 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। यानी यहां से अगर E की वैल्यू हम फाइंड आउट करें तो कितना आ जाएगा, KQ/R², और ये आपका आ जाएगा Q मैक्स, इतना ही चार्ज दिया जा सकता है। इससे अगर चार्ज की वैल्यू को एक्सीड कर दें क्या हो जाएगा, लीकेज स्टार्ट हो जाएगा आसपास की आयनाइजेशन की वजह से। तो रेगुलर शेप में, यानी इस टाइप के कंडक्टर में इतना चार्ज आ गया, अब हमें चार्ज ज्यादा इकट्ठा करना है, अब क्या करें, एक बड़े रेडियस का कंडक्टर ले लिया जाए, ये चार्ज ज्यादा आ जाएगा। तो ये कोई तरीका नहीं हुआ किसी डिवाइस को या किसी बात को समझने का, ज्यादा चार्ज स्टोर करना है और बड़ा कंडक्टर लेके चले आए उसमें और ज्यादा आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, एक पोर्टेबल डिवाइस बनानी है जो ही अपने आप में मैक्सिमम क्या करे, चार्ज स्टोर करे। तो उसी में हम लोग बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, स्फेरिकल कैपेसिटर की, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की। तो अब जरा देखो इसमें क्या क्या चीजें आएंगी। जैसे आपसे बोला जा रहा है कि अगर हम इस पर चार्ज की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या चीज राइज कर रही है इसका, क्या चार्ज बढ़ाएंगे तो इसका पोटेंशियल राइज करेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो पोटेंशियल होगा V इक्वल टू कितना हो जाएगा, KQ/R²।
आर का वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू है, अरे है ना, तो क्यू बाई जो v का जो रेशियो होगा या कितना हो जाएगा, q इक्वल टू सी वी। क्या लिखेंगे, q बाई पोटेंशियल, पोटेंशियल अपॉन चार्ज इज कॉल्ड 1/c, यानी q बाई v करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, क्या यार, q इक्वल टू सी वी। मतलब इसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा, किसी एक पर्टिकुलर डिवाइस के लिए कितना चार्ज दे रहे हैं और कितना पोटेंशियल में राइज आ रहा है, वो जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। पूरे चैप्टर में जब भी हम लोग कैपेसिटेंस किसी का भी फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए सबसे पहला काम है पोटेंशियल लिखना, 4 से डिवाइड कर देना, आपको सी की वैल्यू मालूम चल जाएगी। यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि अर्थ है या एक आइसोलेटेड कंडक्टर दे रखा है आर रेडियस का, इसको हमने कुछ ना कुछ चार्ज दिया हुआ है, आपसे कहा जा रहा है कि भाई इसका कैपेसिटेंस फाइंड आउट करिए, क्या हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस लिखने के लिए क्या तरीका है, हमने Q इक्वल टू सी वी पढ़ रखा है, इसके पहले क्या इसके सरफेस पर जो पोटेंशियल लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर होगा, बोलो भाई। तो यहां पर क्या कर रहे थे, v q को इस तरफ लेके जाएंगे, मैथमेटिकल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्या ये 1/c है, तो कितना आ जाएगा, c इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यानी आइसोलेटेड कोई एक कंडक्टर रखा हुआ है स्फेरिकल, उसका जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और जरा इसको देखो तो किन किन बातों पर ये डिपेंड कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, क्या ये मीडियम पर डिपेंड कर रहा है, अगर मीडियम एयर है तो इतना हो गया आपका सी एयर इतना, अगर इसके सराउंडिंग में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिलअप कर दिया जाए तो क्या सी मीडियम कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। क्या ये वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट आर टाइम्स सी एयर हो जाएगा, ये आपका क्या आ गया, सी मीडियम का। ये बात हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी बात करी थी कि अगर इसमें ज्यादा अमाउंट का चार्ज स्टोर करना है तो क्या और कर सकते हैं, तो हम कहेंगे सराउंडिंग जो एयर है ना, इसकी जगह पर क्या कर दिया जाए, इसके आसपास मीडियम ही डायरेक्टली इसके कांटेक्ट में एयर का ना है, क्या करें, डाइलेक्ट्रिक मीडियम कुछ रख दिया जाए। तो क्या जो बैरियर था 3 × 10⁶ का, अब वो क्या इंक्रीज हो गया, यानी ये कुछ और चार्ज स्टोर कर सकता है। तो पहला तो हो गया रेडियस को इंक्रीज करके, दूसरा हो गया मीडियम को चेंज कर कर भी इसकी बात करी जा सकती। आपसे कहा जाए अगर स्फेरिकल आइसोलेटेड जो स्फीयर है इसका जो कैपेसिटेंस है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है, तो अर्थ का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, तो C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये कितना हो गया 6400 किलोमीटर, कितना आएगा 711 माइक्रो फैरेड का। ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 1/9 इंटू 10⁹ वो पुराना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। यानी इसको भी अगर आप देखो तो 711 इंटू 10⁻⁻ माइनस क्या है, 6 है, -6 का क्या मतलब है, इसका कैपेसिटेंस कितना स्मॉल है, अरे है ना। तो मतलब ऐसा नहीं कि कंडक्टर ही बड़ा करते जाएंगे तो उसमें चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती जाएंगी, और भी सारी चीजें आती हैं, रेडियस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो जो फील्ड प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, कम की बातें आती, फिर मीडियम वगैरह की सब चर्चाएं करी जाती। तो कुल मिला के अर्थ जैसे बड़े कंडक्टर को अगर एज्यूम करें तो उसका कैपेसिटेंस कितना निकल के आ रहा है, कम निकल के आ रहा है, अरे आ रहा है ना। अगर इसी में आपसे कहा जाए ये अर्थ है, इसको हमने ग्राउंड कर दिया, तो क्या बोलते नहीं कि इसका क्या है, एक लार्ज रिजर्वायर की तरीके बिहेव करता है, जितना भी क्या करते हैं चार्ज देते हैं वो कहाँ चला जाता है, इसके ग्राउंड में चला जाता है। ग्राउंड क्या है, अर्थ, इसका कैपेसिटेंस के बेसिस पर ये, मतलब एक ये मान लो कि थ्योरेटिकली बोला गया है कि अर्थ एक लार्ज रिजर्वायर है जो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज को सोक कर सकता है, इस तरीके से, ठीक है, इसका कैपेसिटेंस इस तरीके से आता है। अब जो आएगी बात इसी में, जैसे एन ड्रॉप्स हैं उनको कंबाइन किया जा रहा है और एक बिगर कैपेसिटर फॉर्म किया जा रहा है, जैसे एन आइडेंटिकल ड्रॉप्स हैं, इसमें हर एक में चार्ज दे रखा है क्यू का, इसका रेडियस है स्मॉल आर, इसको कंबाइन करके एक बिगर ड्रॉप बनाया जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि इसका कैपेसिटेंस बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, पोटेंशियल बताइए, या जितनी भी बातें ये सारी पूछी जा सकती है, सिग्मा के बारे में बताइए कितना हो जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा भाई, सबसे पहला स्टेप जो बताया था क्या था, वॉल्यूम कंजर्वेशन, क्या अपने को रेडियस पता करनी पड़ेगी कैपिटल आर की, कितनी हो जाएगी रेडियस,
क्या इसका हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, कितने 10 ड्रॉप्स हैं, ये कितना हो जाएगा 4/3 कैपिटल आर क्यूब। क्या कैपिटल आर की वैल्यू आ जाएगी n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। ये रेडियस मालूम चल गई तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? अरे रेडियस मालूम चल गया, कैपेसिटेंस कितना है C प्राइम इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कितने टाइम्स कैपेसिटेंस इसका हो गया, कितने टाइम्स इंक्रीज हो गया देखो जरा। क्या इसका एक जो स्मॉल कैपेसिटेंस कितना आ रहा था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, अगर इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे कितना आ जाएगा 4 पाई, क्या n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर कितना आ जाएगा n की पावर 1/3 टाइम्स C स्मॉल और ये हो जाएगा बिगर का। तो इस तरीके से भी इसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट किया जाता है। अब बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड और सिग्मा की जो बातें हैं वो पुरानी है, रेडियस मालूम चल गई तो सिग्मा की भी बात कर सकते हैं और इसका भी आता है। तो कैपेसिटेंस हर एक कंडक्टर का क्या होगा, अलग अलग होगा, अलग अलग कंडक्टर की अलग अलग तरीके से चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी है। बस तो अब जो हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटर, उसके बाद डिवाइड करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो यहाँ से अब मेन स्टार्टिंग होनी। ये क्या पढ़ रहे थे, ये कंडक्टर ही था, कंडक्टर में कितना चार्ज आ रहा है, कितना मैक्सिमम दे रहे हैं। इस डिवाइस है तो इसका कैपेसिटेंस अलग हो गया, दूसरी डिवाइस है तो उसका कैपेसिटेंस अलग हो गया। अब एक्चुअल में कैपेसिटर क्या है, तो हम बोलेंगे दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जो कंडक्टर है अगर पास में रख दिए जाएं तो ये जो कॉम्बिनेशन बन के आता है इसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। और इस पूरे डिवाइस का कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस होता है, उसे हमें कैलकुलेट करना है। जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। बोलो भाई, अगर स्फेरिकल कैपेसिटर का बोला जाए तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन एल एन बी बाई ए। इस तरीके के रिजल्ट निकल के आते हैं। तो पूरे चैप्टर में जो ज्यादा रोल है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। और वो किस तरीके से आपको दिखता है, इस तरीके से दो प्लेट्स हैं, इनका प्लेट का कुछ ना कुछ एरिया दे रखा है, एक को प्लस क्यू चार्ज एक को माइनस क्यू चार्ज, इनके बीच का डिस्टेंस डी का, और इसे करते हैं अर्थिंग। सिंबॉलिक जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, दो पैरेलल लाइंस बना दिया गया, ये हो गया कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। वो चाहे स्फेरिकल हो तब भी ऐसे बनाना है, पैरेलल और सिलेंड्रिकल हो तो इस तरीके से बनता है। तो ये कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, अब उसके बारे में हम लोग समझते हैं, कैसे इसको बनाया जा रहा है, किस तरीके से इसमें ज्यादा चार्ज आ रहा है। तो क्या करते हैं, एक चार्ज प्लेट जिस पर प्लस क्यू का चार्ज है, इसके पास में एक न्यूट्रल प्लेट रखते हैं। क्योंकि हमें मालूम है कि C इक्वल टू क्या होता है Q बाई वी। कहीं ना कहीं से अगर पोटेंशियल को भी कम कर दिया जाए तो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा। तो क्या किया जाएगा, इसके सामने एक न्यूट्रल प्लेट को रखेंगे तो क्या इंडक्शन के थ्रू यहाँ पर चार्ज आएगा, अरे बोलो चार्ज आएगा, तो क्या ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस, अरे बोलो प्लस। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करते हैं, इस सरफेस की हम लोग अर्थिंग कर देते हैं, यानी ये वाला चार्ज ये यहां से इलेक्ट्रॉन आके इसको क्या कर गए, न्यूट्रलाइज कर गए। क्या इसका जो डायग्राम है आफ्टर अर्थिंग, क्या इस वाले इनर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज और इस वाले इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज, ये हो गई अर्थिंग, क्या आएगा यहाँ पर प्लस क्यू यहाँ पर माइनस क्यू। क्या हम लोग इसकी बात कर चुके हैं कि चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्लेट्स हैं, सम अप करो फिर हाफ हाफ करके बाहर रखो। तो ये भी अगर इनिशियल स्टेज से दो प्लेट दे रखी हूँ, अलग अलग चार्जेस दे रखे हो Q1 Q2, तो आपको करना क्या है, दोनों का सम करना है। सम करके हाफ करेंगे तो इधर और इधर रख दिया जाएगा और बीच में क्या आ जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट। तो ये हमारा जो आ गया आइडियल स्ट्रक्चर। क्या पोटेंशियल की वैल्यू कम हुई कि नहीं हुई इसमें, अरे ये पॉजिटिवली चार्ज था तो इसके सराउंडिंग में पोटेंशियल क्या आ रहा था, पॉजिटिव। अब पोटेंशियल पॉजिटिव है, कम करना है, क्या करना पड़ेगा, एक न्यूट्रल प्लेट रखी, इस पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल कहाँ चला गया, ये ग्राउंड में। क्या इस नेगेटिव चार्ज का भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल आएगा। तो क्या हो गया, ओवरऑल जो पोटेंशियल लिखते हैं हम लोग क्या लिखते हैं, ड्यू टू ऑल चार्जेस। तो प्लस का भी आ रहा है और माइनस का भी आ रहा है, तो हमारे पास क्या आ गया, पोटेंशियल कम हुआ, और कम होने की वजह से हम लोग बोल सकते हैं इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो पहला तो ये हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अरेंजमेंट, कब, जब इसके बीच में एयर रखी हुई है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि भाई इसका कैपेसिटेंस कितना आएगा। तो कैपेसिटेंस निकालने का तरीका
वही तरीका पुराना जैसा पहले क्वेश्चन में देखा था, पोटेंशियल लिख लो, चार्ज को डिवाइड करो, 1/c आ जाएगा। ठीक है, वही है इसका कैपेसिटेंस। तो पोटेंशियल लिखने के लिए क्या करेंगे, क्या ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा इन प्लेट्स के बीच में, कितना आ जाएगा फील्ड। तो हमने पढ़ा हुआ है भाई, एक प्लेट की वजह से जो फील्ड आता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो पॉजिटिव से क्या आया, अवे फ्रॉम दैट, नेगेटिव से क्या आया, टुवर्ड्स दैट। तो ये कितना हो गया टोटल, क्या ई की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों का सम कर देंगे। सिग्मा क्या हो जाएगा, चार्ज आपका क्यू दे रखा है ए एप्सिलॉन नॉट। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है कितनी डिस्टेंस पर, प्लेट्स के बीच की डी की डिस्टेंस पर, तो क्या यहां पर हम लोग डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं प्लेट्स के बीच में कितना होगा, कितना हो जाएगा, V इक्वल टू ई इंटू डी का। जब यूनिफॉर्म होता है डायरेक्टली लगाते हैं, चेंज हो रहा हो तो इंटीग्रेट करना होता है। यहां पर कितना आ जाएगा, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी। क्या पोटेंशियल लिख लिया, तो V बाई क्यू क्या हो जाएगा, डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो जाएगा 1/c ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी का, इसका आ गया कैपेसिटेंस। कब, इसके बीच में। अब वो छोटी छोटी बातें, मीडियम को चेंज करेंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, प्ले तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इंक्रीज डिक्रीज वाले ये ऐसे क्वेश्चन हो गए। इसी में अगर माइका सीट रह जाए या कोल रख दिया जाए तो क्या मीडियम, एयर की जगह मीडियम कुछ ना कुछ आ गया, यहाँ पर क्या चेंज आ जाएगा। तो क्या सी मीडियम की जो बात कर रहे हैं हम लोग, ए और डी पर कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो जरा देखो, क्या ये पुराना एयर का हो गया, तो क्या फिर से वही पुरानी कहानी, यानी अगर कैपेसिटेंस, अगर बात करी जा रही मीडियम, एयर की जगह पर क्या है दूसरा कोई मीडियम आ रहा है, तो कैपेसिटेंस कितना हो रहा है, के टाइम्स, यस एप्सिलॉन आर टाइम्स इनहेंस हो जा रहा है इसका कैपेसिटेंस। बोलो भाई। अब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में आपसे पूछा जाए, इस प्लेट पर फोर्स कितना लग रहा है, इस पर एनर्जी कितनी स्टोर्ड है, अब इसे बैटरी से लगा रहे हैं तो कितना वर्क करना पड़ रहा है, पोलैरिटी रिवर्स कर रहे हैं तो कितने अमाउंट ऑफ हीट में जा रहा है, कितना स्टोर्ड हो रहा है, ये सब इसके ड्राइव्ड क्वेश्चन आ गए। यानी जो पहला पार्ट है, पहले पार्ट में हमने केवल और केवल आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस निकाला, उसके सराउंडिंग में क्या है, कोई दूसरा पार्ट नहीं रखा हुआ है, मतलब कोई दूसरा चार्ज नहीं रखा हुआ है, तो उसका कैपेसिटेंस फाइंड आउट किया। इवन अर्थ का भी निकालते हैं तो अर्थ ऐसा नहीं कि अर्थ ये मान लिया, यहाँ पे एक हमने नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इन्फिनिटी से मान के एक दूसरा लिखते हैं, डिफरेंस लिखना पड़ता है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वी लिखते हैं, लेकिन हमने बोला था आपकी, जब हम पोटेंशियल पढ़ रहे थे वहां तो बहुत तेजी तेजी से बोल रहे थे पोटेंशियल डिफरेंस होता है, बट यहाँ पर करंट में जैसे ही आए तो V इक्वल टू आई आर बोले, एलिमेंट्स के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ पर जो बात कर रहे हैं तो प्लेट्स के बीच का है, इसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का मिला के। तो ये जो पार्ट है अब यहीं से अपने को आगे की बातें करनी है, कल करेंगे। कल करे सो आज कर, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। कल करेंगे, कल पढ़ लेंगे, ज्यादा हो गया। हाँ, इनफाइनाइट भी हो सकता, अर्थिंग ग्राउंड कर दी गई, V को कम करके इनफाइनाइट कैसे हो जाएगा। अब मैथमेटिकली लिख सकते हैं ऐसे जीरो, वैसे जो बनाते हैं सी इन्फिनिटी कैसे बनाते हैं, ये किया, इसको अर्थ कर दिया, चार्ज दे रहे हैं, कितना चार्ज स्टोर करेगा, तो बोलेंगे जितना चार्ज सरफेस पे जा रहा है वो क्या हो जाएगा, ग्राउंड होता जा रहा है, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज दे रहे हैं, तो इसका बोलते हैं सी इन्फिनिटी। अगर जैसे आपसे बोला जाए कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है, यहाँ पर है प्लस क्यू चार्ज, ये है माइनस क्यू चार्ज। अगर स्विच को क्लोज किया जाए तो सेकंड वाला जो न्यूट्रल कैपेसिटर था, चार्ज, कितना चार्ज इसमें इंड्यूस होके आ जाएगा, अगर स्विच को क्लोज कर दिया जा रहा है तो सेकंड वाले कैपेसिटर पर कितना चार्ज आएगा, प्लस क्यू माइनस क्यू है, बोलो भाई।
अरे इस पे प्लस क्यू माइनस क्यू है, क्या इसका चेंज हो जाएगा क्या? अरे ये जो पार्ट है, जब इसको स्विच से क्लोज करेंगे तो क्या इस पर चार्ज अलग हो जाएगा कुछ? इस पर चार्ज आप बोल रहे हैं -q/2 +q/2 आ जा रहा है। क्या करेंगे, ये होता है बाउंडेड चार्ज, +q - q अट्रैक्शन की वजह से ऐसे लगा हुआ है। क्या ये सर्किट पूरा क्लोज बन के आ रहा है? अरे इस तरीके से यहाँ से कनेक्टेड है, एक कैपेसिटर ऐसे रखा हुआ है, एक वायर जोड़ के ऐसे रख दिया गया। तो क्या जब सर्किट क्लोज नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, तो ये बाउंडेड चार्ज क्या मूव करके इस वाली प्लेट पर पहुंच पाएगा? पहुंच पाएगा, यानी जो भी स्विच क्लोज करना है इसके बाद भी इसमें चार्जेस क्या निकल के आएंगे, जीरो। बाउंडेड चार्ज को मूव कराने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस, सर्किट एटलीस्ट क्लोज हो। जब सर्किट क्लोज करते हैं तब बात हम लोग करते हैं कि चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल आया, फिर वो पोटेंशियल कॉमन निकाल के सॉल्व किया जाता है। कल एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2, अब देखो करना क्या है तुमको, तुम लोग एक गड़बड़ काम कर रहे हो केवल। एक्सरसाइज पहले डिस्कस हुई थी 1 2, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक की पढ़ रहे थे, तो करना 45 मिनट पढ़ लिया, आधे घंटे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, बैलेंस्ड हो गया। अब जब क्वेश्चन ही जब बोला गया डिस्कस करना, नहीं अभी तो वही चल रहा है काम। तो इसमें क्या है, आप केवल और केवल इसको आधे घंटे में, आधे घंटे 20 मिनट कुछ भी होगा तो न्यूमेरिकल डिस्कशन में थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, क्वेश्चंस भी हो गए, काम भी आगे बढ़ता रहा। अब पूरे अगर सवा घंटे थ्योरी रिवाइज करोगे तो थ्योरी रिवीजन में तो यही होता ही है कि सब पढ़ते जाओ एक तरीके से पूरा ना। तो कल क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 और 2 के करेंगे हम लोग।